50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया। सबके मन में सवाल खड़े हो गए। यहाँ बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। আপনার দুয়ারে দুয়ারে রেশন পৌঁছে দেবে বিজেপি পার্টি। ওদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে শেষ করে দিয়েছে। অর্থনীতিতে ধস নেমেছে, নোটবন্দি থেকে শুরু করে ব্যাংক বন্দি। আজকে বলুন তো কবে বলবে হলদিয়া পোর্টটাও বিক্রি করে দাও? মনে রাখবেন রেল বিক্রি করে দিচ্ছে, কল বিক্রি করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বিক্রি করে দিয়েছে, ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে দিচ্ছে, ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে দিচ্ছে। विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। पश्चिम बंगाल को अब पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई सुनिश्चित करने वाली सरकार चाहिए। তাই খেলা হবে। তাহলে মানুষ খাবে কি? কোথায় যাবেন? নরেন্দ্র মোদী সব বন্ধ করে দিয়েছে, শুধু বাংলায় চালু আছে। তার কারণ বাংলা চালু থাকবে, বাংলায় বিজেপিকে আমরা ঢুকতে দেব না। মনে রাখবেন, বাংলায় বিজেপি আসবে না, বাংলায় বিজেপি থাকবে না। বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল, ভারতবর্ষের জঘন্য দল, জঘন্য পার্টি। भारत माता की, भारत माता की। पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। तो बंगाल के रण में आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सीधी टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गपुर की रैली में ममता बनर्जी पर वार किया। ममता बनर्जी ने हल्दिया की रैली से प्रधानमंत्री पर और बीजेपी पर हमले किए। राजनीति में आज व्हाट्सएप की भी एंट्री हुई। कल आपको याद होगा व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ था, कई लोगों को परेशानी हुई थी। प्रधानमंत्री ने आज उसे टीएमसी सरकार से जोड़ दिया और कहा बंगाल में तो विकास का और विश्वास का सर्वर 50-55 साल से डाउन पड़ा। कुल मिलाकर आज बंगाल में विकास के मुद्दे पर एक दूसरे पर हमले हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं को अटकाने को लेकर सवाल पूछे और आरोप लगाए, तो वहीं ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को आर्थिक नीति और साथ ही अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला बता दिया। ममता बनर्जी ने नोटबंदी से कमियां निकालनी शुरू की और निजीकरण के मुद्दे तक आ गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की तो अर्थनीति ही यही है, सब कुछ बेच दो। ममता बनर्जी ने बंगाल के वोटर को भी सब कुछ बिकने का डर दिखाया। तो 10 साल में कहां खड़ा है आज बंगाल, ये है बड़ा सवाल। इन सवालों के साथ बड़ा सवाल ये भी है जो विकास को लेकर बीजेपी के आरोप हैं, क्या बंगाल में विकास का सर्वर डाउन है? बंगाल का विश्वास कौन करेगा इसे रिचार्ज? बंगाल 10 साल में बर्बाद हुआ या आबाद हुआ? ममता बनर्जी पर विश्वास या फिर अविश्वास? और बंगाल में प्रधानमंत्री के वादों पर क्या वोट पड़ेंगे, क्या वोटिंग होगी? ये वो सवाल है जो अगले 1 घंटे में हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्री रूपा चौधरी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हैं, हमारे साथ संदीपा चक्रवर्ती हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है वेस्ट बंगाल से, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और हमारे साथ संजय शर्मा है टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। और संजय जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है और सवाल सीधा सा, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा विकास का सर्वर डाउन है पश्चिम बंगाल में,
तोलेबाजी की बात की, तुष्टीकरण की बात की, सिलेबस याद दिलाया। आपका जवाब? क्योंकि बंगाल ने तो आमूलचूल परिवर्तन किया ही है। दीदी के शासन में बंगाल उन्नति के शिखर पर है और जब से प्रधानमंत्री जी केंद्र की सत्ता में आए हैं, देश का क्या हाल है, देश में संवेदना की कितनी भारी कमी हो गई है, ये आप और हम सभी जानते हैं। मैं आज एक ही बात इस मंच पर इस मौके पर कहना चाहूंगा। कुछ समय पहले बंगाल में मेडिकल छात्रों का एक आंदोलन हुआ था और वो आंदोलन के बाद दीदी ने जब छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया तो आंदोलनरत छात्रों ने कहा कि हमारा मीडिया के सामने जो भी बात होगी मीडिया के सामने होगी। दीदी ने उनकी ये शर्त भी मानी और मीडिया के सामने छात्रों से बात हुई। तब बंगाल और देश की जनता ने देखा, दुनिया के लोगों ने देखा कि मीडिया के सामने छात्रों से बात करते समय जननेत्री दीदी ममता बनर्जी का होमवर्क कितना बढ़िया था, कितना उच्च कोटि का था और किस लहजे में, किस संवेदना से दीदी ने सबकी बात सुनी और आंदोलनरत छात्रों को अपनी बातों से लाजवाब कर दिया और वो छात्र दीदी के भक्त होकर बैठ गए। और दूसरी ओर दिल्ली में आज ही के समय काफी दिनों से किसान आंदोलनरत है। प्रधानमंत्री जी के घर के बिल्कुल बगल में किसान आंदोलन रहते हैं। करीब 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं और केंद्र सरकार उनके प्रति संवेदना नहीं दिखा रही है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हे प्रधानमंत्री जी, आप अभी जागो। ये अन्नदाता बड़े बलिदानी हैं, अहंकार की गद्दी डुबो सके आंखों में इतना पानी है। प्रधानमंत्री जी को ये देखना चाहिए। संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी की बात सर, ही बंगाल अच्छा सर, अब 2 मिनट बाद आपको याद आया कि आपको बंगाल पे जवाब देना है। थैंक यू सो मच। मैंने उसके पहले बंगाल का एक वाकया आपके सामने प्रस्तुत किया था। दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सर, मैं एक सवाल है आपसे, सुनिए सर प्लीज। संजय शर्मा जी, मानती हूं संवेदनाएं बहुत अहम होती हैं, लेकिन राज्य को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी भी जरूरत पड़ती है, होती है, और सर्टेन स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ये भी आप मानते हैं। आपकी सरकार की कुछ अचीवमेंट्स रही होंगी। जब बीजेपी आपसे ये कह रही है कि बंगाल में विकास का सर्वर डाउन हो गया सर, तो आप संवेदनाओं का उदाहरण देकर इसके पीछे नहीं छिप सकते सर। मैं आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल में हमारे दीदी के शासन के पहले वामफ्रंट का शासन था 34 वर्ष। 34 सालों में पश्चिम बंगाल के विकास पर स्टेटस को लगा दिया था सीपीआईएम लेड वामफ्रंट सरकार ने। सर, मैं आपकी सरकार के डेटा की बात कर रही हूँ सर। प्लीज गिव मी, आपकी सरकार ने जो किया है वो डेटा दीजिए मुझे सर। मैं बता रहा हूँ, आप मुझे 2 मिनट समय दीजिए ना सर। 5 मिनट में एक ही केस से नहीं, मुझे दूसरे केस को भी लेकर आना। आप 4 आंकड़े रखिए अपनी सरकार की अचीवमेंट के, मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगी आपके लिए। सुनिए, नंबर 1, बंगाल में जब से दीदी का शासन आया है, बंगाल में स्ट्राइक बंद हो गई, उद्योग धंधों की हड़तालें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए। 1 नंबर 2, बंगाल के 2011 में जो राजस्व की बंगाल की प्राप्ति थी और आज 10 वर्षों के बाद उसमें 4 गुने की बढ़ोतरी हुई है। नंबर 3, बंगाल सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ जनता को सीधे प्राप्त हो रहा है। नंबर 4, बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए जो कन्याश्री योजना दीदी ने लागू की, उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली और यह योजना आज देश और दुनिया में बंगाल का नाम रोशन कर रही है। नंबर 5, शासन के मैनिफेस्टो मत पढ़िए श्री रूपा चौधरी। मैनिफेस्टो नहीं है ये हमारा। श्री रूपा चौधरी, श्री रूपा चौधरी, देखिए अब आपने जिस तरह से पढ़ना शुरू किया मैनिफेस्टो, सुनिए सर प्लीज बात सुनिए। किसान सम्मान निधि योजना को आप लागू कर देते तो आप इसमें शायद एक और अचीवमेंट ऐड कर लेते। किसान सम्मान निधि के बारे में आप उसमें और एक और अचीवमेंट ऐड कर लेते। लेकिन अभी जवाब लीजिए, अभी जवाब ले लीजिए। श्री रूपा चौधरी, आज ममता बनर्जी ने पूछा और जो उन्होंने बोला मैं एग्जैक्ट आपको वही पढ़कर सुनाती हूँ। अच्छा, हमारे साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला, मुझे बताया कि आप मीटिंग में थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, अब मैं जो सवाल आपके सामने रखूंगी वो सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी से पूछे गए, आरोप भी है उसमें। मैं सारे सवाल एक एक कर आपके सामने रख रही हूं सर। सबसे पहले ममता बनर्जी ने आज ये कहा कि भाजपा, उन्होंने ये कहा कि ये उनकी पूर्वी मेदिनीपुर की रैली थी जिसमें उन्होंने अधिकारी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा भगवान का शुक्र है कि मीर जाफरों ने टीएमसी छोड़ दी,
अब जाकर मुझे सुकून मिला, तो बीजेपी ने मीर जाफरों को जगह देनी शुरू कर दी। देखिए, ममता जी को समझना चाहिए कि क्या कारण है। ममता जी को ममता जी बनाने वाले लोग आज उनको छोड़कर चले गए। यदि आप याद करिए, सिंगूर के अंदर ममता जी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर नेता बनाने वाला कोई परिवार था तो अधिकारी परिवार था। वो परिवार अगर छोड़कर जा रहा है, इससे ममता जी अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा क्या है। और मैं इतिहास के पन्ने पलटूं अगर, तो मुझे याद आता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, यहाँ पर सीपीएम की सरकार थी, और ममता जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिली थी कि हम आपके साथ मिलकर वहाँ पर सीपीएम को हटाना चाहते हैं। और पहली बार यदि ममता जी मुख्यमंत्री बनी तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से बनी, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, तब जाकर वो, अब उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का ही साथ छोड़ा, आज वो भारतीय जनता पार्टी को ही गाली दे रही है। तो दो व्यक्ति बता रहा हूँ मैं, एक तो अधिकारी बंधु जिन्होंने ममता जी को नेता बनाया मंगल का, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आप सत्ता में बैठी, आपने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को किक लगाई, अब आप भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं। इसलिए आपका चरित्र इससे पता लगता है कि आप जिसके कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ती हैं, सबसे पहले उसी का कंधा तोड़ती हैं। ये ममता जी की विशेषता। एक नहीं, मैं 10 उदाहरण बता सकता हूँ। मुकुलदा उनके साथ में थे, आज क्यों नहीं उनके साथ में? जरा पूछिए ना ममता जी से, क्यों लोग छोड़कर चले गए उनको? तो वास्तव में ममता जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने भतीजे की राजनीति के बारे में सोचा, बाकी सबको कुचलने की कोशिश की। और प्रत्येक राजनेता का अपना एक एम्बिशन होता है, तो वह छोड़ के चला आया। फिर भतीजा भी यदि लाइन वाला हो, अच्छा हो, जिसमें नेतृत्व क्षमता, वो माफियाओं का सरगना, कोल माफिया, उनके साथ विनय मिश्रा जिसको कि पुलिस ढूंढ रही है, वो उनके खास सहयोगी, मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ, मैं उनके साथ के टिकट बता सकता हूँ, मैं साथ के होटल के प्रमाण दे सकता हूँ कि वो साथ में उन्होंने विदेश यात्रा की, साथ में एक होटल में रुके, उनके निकटतम मित्रों में से है, सब मैं बता सकता हूँ। तो वो विनय मिश्रा जो फरार हैं अभी, जिनके खिलाफ सीबीआई ने नोटिस जारी किया है, ऐसे लोग को संरक्षण देने का काम भाईपो ने किया। अब उनको आगे बढ़ाने के लिए बाकी सब पार्टी के नेताओं को कुचलने का काम ममता जी ने किया, इसलिए उनको लोग छोड़कर चले गए। इसलिए अगर उनको मीर जाफर वो बोलती है, तो मेरा ऐसा कहना है कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनके साथ उनको ममता जी बनाने वाले कितने लोग अब उनके साथ में हैं जी, ये जरा पूछें उनसे। ठीक है, पूछूंगी मैं, टीएमसी के प्रवक्ता उनसे पूछूंगी। लेकिन अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी यहाँ आती है और कहती है कि विकास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा दिल्ली का क्या हुआ? लड्डू, अगर ये लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे तो देश को भी बेच देंगे। देखिए, मोदी जी को या केंद्र की सरकार को ममता जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी के प्रशासनिक क्षमता, मोदी जी ने जिस प्रकार देश के अंदर परिवर्तन किया, आर्थिक क्रांति एक तरीके से आई है। तो आज आप कल्पना करिए कि कोविड जैसे महामारी के समय में सारा विश्व त्राही कर रहा था, तब हमारे प्रधानमंत्री की प्रशासनिक क्षमता के कारण न सिर्फ कोविड को कंट्रोल किया, देश की अर्थव्यवस्था को वापस में पटरी पर लाने का काम किया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए नहीं, विश्व उनकी तारीफ कर रहा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनकी तारीफ की, पूर्व राष्ट्रपति ने। आज WHO ने साफ कहा कि अन्य देश उनसे प्रेरणा ले। अब WHO कोई भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं, तो उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी जो अर्थव्यवस्था के अंदर उन्होंने जिस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन किया। आज GDP, ये बात सही है, कोविड के दौरान माइनस में चली गई थी, अब बढ़ने लगी है। और लोग कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि आने वाले समय में भारत की GDP 10 से ऊपर होगी। तो अब ये जो ग्रोथ हो रही है उनके नेतृत्व में, अब ये ममता जी को कौन समझाएगा? यदि आदमी तय करके ही बैठा है कि हमको सिर्फ गाली देना है तो देता रहेगा, पर वास्तव में देश जो प्रगति कर रहा है, जो अब आपने भी किसान सम्मान निधि की बात की। किसान सम्मान निधि का 12,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास जमा है, पर ममता जी के अहंकार के कारण बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिल पाया। आज सब किसानों को पैसा देने का, हमने देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके खाते में 16-16 हज़ार, जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी पहला कैबिनेट का प्रस्ताव पारित होगा कि हम किसान सम्मान निधि हमारे प्रदेश के किसानों को देना चाहते हैं, और ये उनकी सूची है। प्रदेश के सारे किसानों को 16-16 हज़ार रुपये मिलेगा। और इसलिए ममता जी ने जो भी आरोप लगाए
तो मैं समझता हूँ कि पहले अपने गिरबान को झांके। ठीक, कैलाश विजयवर्गीय जी, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी भी यही कह रही हैं कि हमें केंद्र का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। एक और बड़ी बात जो उन्होंने उठाई, जो उन्होंने कहा, जो डर उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा बीजेपी आएगी तो हल्दिया का पोर्ट भी बेच देगी। आपका जवाब? देखिए, आज उन्होंने जितना केंद्र सरकार ने हल्दिया के अंदर डेवलपमेंट किया, जो 1,500 करोड़ रुपया लगाकर उसका विकास हुआ, आज उन्होंने घोषणा की कि मैंने किया। आज जितनी भी केंद्र की योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसका नाम बदल दिया, अपने फोटो लगाती हूँ। जितनी भी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, नाम बदल दिया, अपने नाम से लेबल लगा दिया उन्होंने। तो ये केंद्र की जितनी अच्छी योजना है, सब योजनाओं पे अपना लेबल लगा कर वो बाजार में जा रही है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अब आप देखिए, केंद्र की योजनाओं पर अपना नाम लगाकर बाजार में सेल करना, देश के अंदर एक मात्र मुख्यमंत्री है। सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसको भी निर्मल भारत में कर दिया, निर्मल बंगाल में कर दिया। और वो पैसा जो आता है वो स्वच्छता में भी नहीं लगता है। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि बंगाल का एक भी शहर देश के अन्य शहरों की तुलना में स्वच्छ नहीं है। 70वां नंबर है ABC ग्रेड के शहरों के अंदर बंगाल के शहरों का। आप सोचिए, स्वच्छ भारत का पैसा आता है वो कहाँ जाता है? वो पैसा भी पता नहीं कहाँ जाता है। तो जो पैसा केंद्र से आता है उसका सदुपयोग ही नहीं होता। दुर्भाग्य की बात है। ठीक, आप पैसे की बात कर रहे हैं सर, आप पैसे की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी का जो अगला आरोप था, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को नोटबंदी के धन, PM केयर्स फंड को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सामंती जमींदारों की पार्टी है, भाजपा ने लाखों करोड़ों रुपए धन चुरा लिया। आपका जवाब? देखिए, समय ऐसा है अभी कि विधानसभा के चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में अच्छा होता है कि ममता जी केंद्र सरकार से प्रश्न पूछे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे पहले कि उनकी मुख्यमंत्री बनने के बाद इस प्रदेश के कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं पे अत्याचार रोके क्या, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गोल्ड माफिया पनपा की नहीं पनपा, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गोल्ड माफिया पनपा की नहीं पनपा, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सिंडिकेट टोलाबाजी ये बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आज आम जनता त्रस्त क्यों है? आज सारे प्रदेश के अंदर मोदी जी की सभा के अंदर जो लवरेज भीड़ आ रही है वो कैसे आ रही है? क्यों लोग उनको सुनना चाहते हैं? इसलिए कि ममता जी से लोग त्रस्त हो गए। तो चाहिए तो ये कि ममता जी को अपना रिपोर्ट कार्ड दें कि मैंने ये किया, ये भला किया मैंने प्रदेश की जनता के लिए। वो तो नहीं कर रही है और अब केंद्र के ऊपर आरोप लगा रही है। 10 साल की मुख्यमंत्री यदि अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सके, अपनी उन्होंने क्या किया वो नहीं जवाब दे सके, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी असफल मुख्यमंत्री है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी। ममता बनर्जी के जो 4 बड़े स्टेटमेंट थे हमने निकाले, और हम चाहते थे दर्शकों को आप उन पर जवाब दें, क्योंकि आप लगातार स्टेट में मौजूद हैं और ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार। संजय शर्मा जी, बहुत सारे सवाल उठाए भी कैलाश विजयवर्गीय जी ने। उन्होंने कहा अपना रिपोर्ट कार्ड देती, सेंटर को अटैक करने के बदले, बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के बदले अपना रिपोर्ट कार्ड देती। संक्षेप में आपका जवाब सर, 30 सेकंड्स प्लीज। पहले ही बहुत वक्त मैंने आपको दिया है। दीदी ने अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड अभी ही बंगाल के एक घर में पहुंचाया है, और उसमें लोगों ने ये देखा है कि हर विभाग में बेहतर प्रगति हुई है। अभी कैलाश जी ने एक बात कही थी कि दीदी को मुख्यमंत्री बनाने में कैलाश जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का योगदान था। मैं स्मरण करा दूं, 2011 में जब हम सरकार में आए थे तब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कोई फिगर में नहीं थी, और न ही हमारा उनके साथ किसी प्रकार का गठबंधन था। तो भाजपा वो अपने रिकॉर्ड अपडेट कर लें। तीसरी बात ये कि बंगाल में संवेदनाओं का शासन है, और दीदी सभी के लिए रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। संवेदनाओं की बात आपने शुरू में की, संवेदना पर ही आप वापस आ गए। ठीक है सर, दूसरे पैनलिस्ट को ले आएंगे अब इस डिस्कशन में। संदीपा चक्रवर्ती, बंगाल में विकास का सर्वर डाउन है, ये बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कहाँ है? क्योंकि कटघरे में तो कांग्रेस भी आती है। प्रधानमंत्री ने तो लेफ्ट कांग्रेस सब पर बात की। देखिए, कैलाश जी ने एक बहुत अच्छी बोल के गए कि बीजेपी प्रत्यक्ष मदद से ही। संदीपा जी, आपके आवाज में क्लैरिटी नहीं है मैम, हम चाहेंगे इस टेक्निकल ग्लिच को फिक्स करा लें, क्योंकि आपकी आवाज साफ स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आप क्या पॉइंट रख रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, एक कमेंट जल्दी आपका। जी देखिए, ऐसा है
कि एक कंपटीशन सा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। पहला कंपटीशन इस बात का है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सबसे बड़े हिंदू हैं, 14.50% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा है, हम हिंदुओं के चैंपियन हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे क्योंकि हिंदू खतरे में है। तो ममता बनर्जी कहती है हम आपसे बड़े हिंदू हैं, हम तो ब्राह्मण भी हैं और हम तो चंडी पाठ करके आजकल आते हैं। और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी ने भी शुरू कर दी है, जो कि हमारे बेसिक सेक्युलर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इथॉस के विपरीत है। दूसरा कंपटीशन चलने लगा बीच में साहब कि सबसे बड़ा विक्टिम कौन है। जेपी नड्डा साहब ने बोला सबसे बड़े विक्टिम तो हम हैं, सबसे ज्यादा हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने बोला आपसे बड़ी विक्टिम मैं हूं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा खराब हाल में है कि मुख्यमंत्री पे भी हमला हो गया, तो विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा। लेकिन इस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे के बीच में और ये जो विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स के बीच में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात रुक गई थी। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है एलती जी कि आपके चैनल पे और आपके इस शो के अंदर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। और रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस से भी, जो कि वहां पे सत्ता में है 10 साल से। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी बताना चाहिए कि पिछले 7 साल में मोदी साहब ने क्या किया। और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि अगर ये सत्ता में आएंगे और सोनार बांगाल जो लाना चाहते हैं उसमें गैस सिलेंडर की क्या कीमत होगी, पेट्रोल 100 के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। आप मुझे कांग्रेस और लेफ्ट का बताइएगा। विवेक श्रीवास्तव जी जा रही है, उन्होंने टीएमसी की भी बात की और बीजेपी की भी बात की। उन्होंने कहा एक तो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, दूसरा विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स। कोई नहीं, एक कमेंट। ठीक है मैम, ठीक है। अब संदीपा चक्रवर्ती की बात भी सुनिए मैम, संदीपा चक्रवर्ती की भी बात सुनिए। संदीपा चक्रवर्ती जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अब क्लैरिटी है मैम? जी, अब क्लैरिटी है आपको? जी, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी जी, मुझे अब आपकी आवाज आ रही है मैम। यहाँ पर विकास की बात, सिर्फ विकास शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है। करेंगे क्या? ना टीएमसी रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है, ना किसी रोड मैप की बात की जा रही है, और सफर जनता करती है। जी हाँ, ये पिछले 10 साल से ही होते आ रहा है यहाँ पे बंगाल में। अच्छा हुआ कैलाश जी ने उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा, हम लोग को भी रिपोर्ट कार्ड चाहिए। टीएमसी ने ये 10 साल क्या किया, और मैं कैलाश जी के साथ मैं सहमत हूँ। हम लोग की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब कोई सरकार में हो, जो भी पार्टी सरकार में हो, उनसे ही सवाल पूछा जाएगा। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा चीज है। तो सेम चीज एप्लीकेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। कैलाश जी का जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और वही चीज एप्लीकेबल है उनके लिए भी। तो ये लोग भी अगर रिपोर्ट कार्ड हम लोग को देंगे, जनता को देंगे या फिर विरोधियों को देंगे तो अच्छा रहेगा। तो बोले थे कि दूसरों के तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। तो ये टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो हालत इतना खराब है यहाँ पे कि ये लोग बोले खेला होवे, टीएमसी बोले खेला होवे। अरे भाई, क्या चीज का खेला होवे? क्या चीज का खेल आप लोग खेलना चाह रहे हो? खून की खेला होवे, दंगाई की खेला होवे, राज की खेला होवे, चोरियों की खेला होवे, कोल खदान की खेला होवे, खाली खदान की खेला होवे, मेट्रो डायरी स्कैम का खेला होवे, एसएससी का जॉब नहीं है, 1,15,000 जॉब नहीं है 10 साल में, उसका खेला होवे, टेट का जो दुर्नीति है उसका खेला होवे, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे पूरा जवाब तो लीजिए संजय शर्मा। जितने रिकॉर्ड करके आए हैं उतना इनको कह लेने दीजिए। असल में ग्राउंड से ये लोग कट चुके हैं। बंगाल में पिछले 10 वर्षों में दीदी ने बेरोजगारी की जो संख्या थी उसमें 40% से ज्यादा की कमी की है, और बंगाल में ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है। बंगाल में वामफ्रंट के समय में हर हफ्ते हड़ताल बंगाल के नियम आज बंगाल में पिछले अपराध लोगों को याद नहीं है। पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व विकास का जो खेल हुआ है, ये चुनाव में हम इसी को लेकर बोल रहे हैं कि हमने जो विकास का काम किया है और आने वाले दिनों में जो चुनाव है इसमें विकास का खेला होगा। और प्रधानमंत्री जी और ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग या किस मुझे कह रहे हैं विकास की बातें, इन्होंने क्या किया है? क्योंकि मुझे दोनों में से किसी की बात समझ नहीं आ रही। आलोक मेहता जी हमारे साथ है, आलोक जी प्लीज भाषा पर भी नियंत्रण, तर्कों से बात, भाषा का स्तर मेंटेन करना है, ये स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय उनकी निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। प्लीज एक सेकेंड आलोक मेहता जी, मैम प्लीज संदीपा जी प्लीज मैम। आलोक मेहता जी, ये जो हम पूरी लड़ाई देख रहे हैं,
जिसमें लेफ्ट और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी की जो सियासत है, जो राजनीति है, वो एक ही तरह की राजनीति है। विवेक श्रीवास्तव ने जिस तरह से उसे डिफाइन करने की कोशिश की, हिंदुत्व, टीएमसी उसको सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर आगे बढ़ाते हुए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करती है, दीदी अपनी चोट को लेकर एक तरह का नैरेटिव सेट कर रही है। पूरी जो तस्वीर है पश्चिम बंगाल की, उसे हमारे दर्शकों के लिए सरल भाषा में बताइए। इस समय ये जो खेला है, जो कि असल मायने में जनता करेगी, लेकिन ये हो क्या रहा है? देखिए अदिति जी, जिस तरह से राजनीति चल रही है बिल्कुल युद्ध की तरह से अभी आपने देखा, और आप लगातार रिपोर्ट दिखा रही है, वहां लोग असल में विकास चाहते हैं। देखिए दीदी, अभी जैसे हमारे विवेक जी ने कहा कि वहां पर टाटा जब आ रहे थे तो किसने विरोध किया था? ममता जी ने ही विरोध किया ना। नंदीग्राम जो सारी स्थितियां हैं, सिंदूर नंदीग्राम को लेकर के उन्होंने किया। आज अधिकारी ब्रदर्स उनको छोड़ के इसीलिए चले गए। विकास का मुद्दा मैं इसलिए नहीं कि बीजेपी की बात है। देखिए दीदी ने भी क्या है, ओबीसी को रिजर्वेशन दे दे, वो भी अपना एक हर जाती है, अपनी नमाज भी पढ़ने लगी, मंदिर भी जाने लगी। देखिए ये धर्म उतना बड़ा, ठीक है, धर्म में सबकी आस्था है, व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, लेकिन असली में लोग क्या चाह रहे हैं? एजुकेशन दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हमें उद्योग धंधा दीजिए, हमें आर्थिक स्थिति देखिए। इसलिए दो बातों पे ध्यान दिलाऊंगा दीदी, जो अभी नहीं हुआ। सबसे बड़ी इस समय स्थिति क्या है? स्वास्थ्य। आयुष्मान भारत योजना का अभी तक वहां पर ममता जी ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। आज देखिए, किसी को किडनी, किसी को हार्ट, किसी को बंगाल में तो इतने श्रमजीवी लोग हैं, उनको बेचारों को कोरोना के समय में भी संकट आता, 5 लाख रुपए का आज मिलता ना उनको। ऐसी ही जो योजना है, किसान का भी कहा गया कि उन्होंने कुछ अपना नाम लगा ले, लेकिन नहीं हुआ। ये है कि किसानों का पैसा भी जो 6,000 रुपया कम नहीं होता खाद और बिजली उसके लिए, बीज के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो ये जो अपनी केवल अपनी मुझ पर बड़ी रखना या राष्ट्रीय राजनेता बनना, चाहे अच्छा एक उन्होंने कहा है कि घर घर राशन देंगे, जिसका जिक्र दिल्ली को लेकर कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गई दीदी कि देखिए दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार की है, उसी को फॉलो करना चाह रहे, घर घर राशन देंगी। लेकिन अभी मैंने कई लोगों से बात किया था, लोग कहते घर पर मजदूरों को राशन, जो पूरा मजदूर घर चला जाता है परिवार काम करने के लिए, उसको घर में चाहे केजरीवाल हो ममता जी हो, कैसे घर में राशन देगी? अरे भाई वहां घर में कोई होगा ही नहीं। हाँ, पार्टी के वर्कर को उस तरह का पैसा मिलेगा, जैसे मोहल्ला क्लिनिक में घर घर में कहीं पर भी दुकान है, उसको कहा भैया क्लिनिक यहाँ पर राइट टेबल लगा दे और पैसा ले ले। तो उस तरह की जो योजनाएं हैं जिससे कि वर्कर को पैसा देना है, ये योजनाओं के बजाय कॉन्क्रीट को जो डायरेक्ट लोगों को फायदा पहुंचे, सीधे बैंक में जाए, कमीशन न जाए, हर जनता चाहती है। किसी भी प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे बीजेपी रूल हो, यूपी हो, चाहे बिहार हो, कोई भी रूल करता हो, कम्युनिस्ट पार्टी के वहां पर भी हो, तो क्या चाहते हैं लोग? लोग विकास चाहते हैं। हम और आप और विवेक जी और शायद इस पैनल में जो बैठे, कोई ये नहीं कहेगा कि मुद्दा होना चाहिए। राहुल गांधी जब जनेवी पहन करके ब्राह्मण बन जाते हैं तो कांग्रेस नहीं कहती है कि धर्म का मुद्दा नहीं लाना चाहिए, जाति का नहीं लाना चाहिए। तो इसलिए दुख की बात यही है कि इतने बड़े नेता भी धर्म जाति को उछाल रहे। बीजेपी की बात है, बीजेपी का तो शुरू से है ही कि भाई श्री राम को हम बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, तो ये तो उनका 150 साल से जब से उनको राजनीति में वो है तो यही कहते हैं। लेकिन ये लोग अपना जर्वी पहन करके उतार के खड़े हो जाते हैं और फिर कभी गंगा को भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन आलोक जी उसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है ना? संकट है और ये जनता ही फैसला करेगी। लेकिन सर उसमें किसी का कॉपीराइट भी नहीं है ना, ये भी बात है ना, उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन आपको संजय शर्मा जवाब देना चाह रहे थे। संजय शर्मा, बिल्कुल सब कर सकते हैं। अभी मैं आलोक जी मेहता को सुन रहा था। आलोक जी प्रबुद्ध राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, लेकिन आलोक जी को शायद पता नहीं है कि केंद्र की आयुष्मान भारत जो योजना है, उससे पहले ही बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना लागू कर दी गई थी। आयुष्मान भारत योजना सभी के लिए नहीं है, इसमें काफी इफ एंड काफी बट्स हैं, सभी लोग इसे अवेल नहीं करते। और इसमें भी राज्य का 40% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरी अपनी फंडिंग से स्वास्थ्य साथी योजना लेकर आई है और ये सभी के लिए है, नीचे से ऊपर हर किसी, हर तबके, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोगों के लिए है। बंगाल में दीदी की जितनी भी योजनाएं हैं, कन्याश्री योजना जो दीदी की है, आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें कोई जाति धर्म का विरोध नहीं है, सभी को ये योजना का लाभ, सभी बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी जाति वर्ग समूह से हो। इसी प्रकार दीदी के जितने भी योजनाएं हैं, चाहे सबूत साथी योजना हो, ये सभी के लिए अवेलेबल रहती है। लेकिन संजय जी, मेरा एक सवाल है और आज ही से ये एग्जांपल जुड़ा हुआ है, आज ही से एग्जांपल जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी राशन योजना थी उसमें से मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया, टकराव की राजनीति से वो हट गए।
हाँ। ऐसा वेस्ट बंगाल सरकार क्यों नहीं कर पाई? नहीं, वेस्ट बंगाल क्या लोगों के साथ अन्याय तो नहीं हो गया सियासत के चक्कर में, सियासत की वजह से? चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल सरकार किसी भी हद तक टकराव में, किसी भी सूरत में किसी से भी टकराव नहीं चाहती, लेकिन बात जब प्रगति की हो तो प्रगति संतुलित होनी चाहिए और केंद्र को किसी भी प्रकार का भेदभाव करना नहीं चाहिए। आज बीजेपी के नेता बोलते हैं केंद्र की योजना को अपना नाम दे दिए, ये इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की योजना को अपना नाम देकर चला दिया था। बहुत सारी योजनाएं थी मनमोहन सिंह जी की जो इन्होंने अपने नाम कर ली, आलोक जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? आलोक जी, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। आलोक जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? हमारी सुन अपनी लीजिए योजनाएं। संजय जी, आपकी बात कुछ योजनाएं आप अपने राज्य के अपने हिसाब से लागू करते हैं, लेकिन यदि केंद्र का भी ज्यादा अंशदान होता और उसी तरह से आप ये जो कह रहे हैं ना, ये कहना कि केंद्र के साथ तालमेल कहाँ है, केंद्र के साथ लगातार टकराव। देखिए पिछले वर्षों के दौरान ममता जी तो मीटिंग में आने को तैयार नहीं होती हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हुई उनमें भी जिससे पूरे देश की योजनाएं बनती है। ममता जी तो रेल मंत्री देश में अटल जी की सरकार में रही, उसके बावजूद उनका तो केवल एक ही टकराव रहता है, किसी भी कीमत पर लड़ना है ताकि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ये संकट बड़ा है, केजरीवाल का भी यही पॉलिसी है और ममता का भी है। दीदी का किसी भी प्रकार दीदी टकराव में जाती नहीं है, और जब जनता की भलाई की बात हो तो दीदी का सारा ध्यान जनता की भलाई के ऊपर रहता है और बंगाल की जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जा सके, आराम दी जा सके, दीदी इसी कोशिश में दिन रात रहती है। और दीदी जो कहती है ठीक है, मैं एक कमेंट लेती हूँ। अब सर आप बहुत सर अब आप तथ्यों पे नहीं, आप आंकड़ों पे नहीं, अब रिकॉर्ड बता रहा है कि नहीं जाती, तथ्य तो वो है। हाँ, तथ्य यही है कि वो नहीं जाती है, ये तो आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना, और लगातार जिस तरह से घृणित भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अब एक कमेंट विवेक श्रीवास्तव, संदीप चक्रवर्ती, जल्दी एक कमेंट। विवेक श्रीवास्तव देखिए, आपने भी धर्म की राजनीति की बात की विवेक श्रीवास्तव, लेकिन जब आपकी पार्टी आईएसएफ के साथ करार करती है तो विवेक श्रीवास्तव वहां भी सवाल उठते हैं ना, धर्म की राजनीति। संजय जी प्लीज सर, दूसरों की भी बात सुन लीजिए सर। जी बिल्कुल ठीक आपने बोला जी। अदिति जी आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 21 की जो पहली लिस्ट आईएसएफ ने डिक्लेयर की थी उसमें से 11 हिंदू थे। और दूसरी बात, वो किसी इस्लामिक स्टेट को बनाने की बात अब्बास जी नहीं करते हैं, जबकि बीजेपी वाले एक हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, 2004 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे थे और उस सरकार को वामपंथियों ने, लेफ्ट फ्रंट ने समर्थन देकर के केंद्र में खड़ा किया था। अब एक फर्क जो आपको कांग्रेस के गवर्नेंस और बीजेपी के गवर्नेंस का मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं हमारे संयुक्त मोर्चे की और इनकी, हम मनमोहन सिंह जी की कई नीतियों से सहमत नहीं थे, जैसे प्राइवेटाइजेशन से लेफ्ट उसके खिलाफ था, लेकिन ये बात आपको कांग्रेस में अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि आउट ऑफ द वे जाकर के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एक एक्सपर्ट को लेकर के आए थे कि शायद इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज करने से कुछ हो। उसी प्रकार से जब आधार कार्ड बनाने की बात आई थी तो इन्फोसिस के सीईओ को लेकर के आए थे कि अगेन किसी तरह से कुछ एक्सपर्ट्स आए और देश में कुछ हो। तो हालांकि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस की जो ये नीति है कि एक्सपर्ट्स को ला करके ब्यूरोक्रेसी में डालें, डेवलपमेंट में डालें, मंत्रालयों में डालें, जिससे देश का विकास हो, इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं। अब आप बीजेपी की सरकार जाएंगे, यहाँ पे मेरिट नहीं मैटर करती, एक्सपर्टीज नहीं मैटर करती। नहीं हमको मैम देखिए, वहां पे हमारा सेक्युलरिज्म का एजेंडा वैलिड नहीं है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी थ्रेड फैक्टर नहीं है। और दूसरी बात आप सुनिए, बीजेपी को आरएसएस के लोग ही नॉमिनेट करने पड़ते हैं, चाहे वो मेरिट में हो या ना हो। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंड धनबाद में, जो कि आईआईटी के बराबर कॉन्स्टिट्यूशन है, आरएसएस बैक प्रोफेसर्स को आउट ऑफ द वे, मतलब आप पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं जी, मतलब आप पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं नहीं कि कहीं कांग्रेस के साथ, कहीं कांग्रेस के खिलाफ, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ये करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा भी मैं कहूं फिर सर सेलेक्टिव है। ठीक है, आपने आरोप लगाए सर, आपने आरोप लगाए, इस पे श्री रूपा चौधरी को जवाब देना है। मैम जवाब जी बताइए, सवाल क्या है आपकी? विवेक श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि आप दूसरों को कहते हैं, आप टीएमसी से पूछ रहे हैं हिंदुत्व को लेकर सवाल, लेकिन बीजेपी खुद उस सवाल के लिए घेरे में आ जाती है, खुद बीजेपी पर सवाल उठते हैं, आरएसएस की दखलंदाजी की आरोप लगा रहे हैं वो आप पर। देखिए, हम सवाल ये नहीं पूछते हैं कि कौन सी धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, हम सवाल इस बात को पूछते हैं कि बंगाल में विकास कहाँ है।
हम दीदी जी को बार बार ये सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं हुआ। मेरा प्रश्न आरएसएस नॉमिनेशंस का था मैडम, मेरा प्रश्न आरएसएस के नॉमिनेशंस का था। हर जगह आप मेरिट को साइड में करके आरएसएस के आदमी को बिठाते हैं, चाहे उसे काम आता हो या ना आता हो। मेरा प्रश्न ये है, चाहे वो जेएनयू की अपॉइंटमेंट्स हो, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की अपॉइंटमेंट्स हो, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति का चयन इसी आधार पर कि आरएसएस से योजना के पैसे क्यों नहीं दिया गया है। आरएसएस का आदमी बैठेगा, मेरिट का, पढ़ाई का, लिखाई का, उसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए। क्यों काम करती है, हमारा सवाल ऐसा होता है। देखिए गवर्नर से लेकर के, ठीक है, आप लोग फिर तो ये कर रहे हैं। एक सेकंड प्लीज, एक बार में एक आवाज। संदीपा चक्रवर्ती आज हमारे स्क्रीन पर जितने भी पैनलिस्ट दिखाई दे रहे हैं, एक करके प्लीज एक एक करके। ये डिस्कशन 5 लोगों के बीच का डिस्कशन नहीं है, और ये ना ही हम 5 लोग एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। ये डिस्कशन जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसीलिए बार बार इस डिस्कशन को मैं आंकड़ों पर लेकर आई। देश के मसनद में बैठे हुए थे और देश को चला रहे थे। बंगाल में लेफ्ट से पहले डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और संतोष मोहन देव की सरकार थी। बंगाल को आज आप जो देख रहे हो, जो पिछले 10 साल का मैं आंकड़ा नहीं ले रही हूँ, पिछले 10 साल में तो बंगाल को पूरी तरीके से रूइन कर दिया गया टीएमसी की गवर्नमेंट के द्वारा। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की टाइम पे ही यहाँ पे दुर्गापुर जैसे, फिर कल्याणी जैसे, जब आप ये कहती हैं कि रूइन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो आपका मतलब क्या है? 4 आंकड़े दीजिए, मैं जवाब लूंगी इस पर। संजय जी, महिला सुरक्षा से लेके जो भी यहाँ पे, उसके बाद ये लेगेसी को लेफ्ट फ्रंट वाले ने, ठीक है, अभी विवेक जी बोल रहे थे कि इडियोलॉजी, पॉलिटिकल इडियोलॉजी हमारी डिफरेंट है। हाँ, हो ही सकते और होनी चाहिए। अगर सारे चीजें एक साथ, मतलब अगर मत विरोध ना हो तो एक सरकार, एक स्टेट, एक देश ढंग से चल नहीं सकती है। मत विरोध होनी चाहिए, लेकिन मत विरोध के बीच भी कुछ ऐसे स्कीम्स है या फिर कुछ ऐसे राय है कि हम लोग को भी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी लेफ्ट की जो भी राय है। सरकार की जवाब लूंगी मैं संजय जी से। जी, आप 4 पॉइंट्स में बताइए। आपने कहा र्यून कर दिया वेस्ट बंगाल को, आप मुझे बताइए 4 पॉइंट्स बताइए, मैं जवाब लेती हूँ संजय जी से। जी, मैं बता रही हूँ। पहले अगर मैं शिक्षा की तरफ जाऊं तो एसएससी के जो 1,15,000 नौकरी है, ये नहीं है बंगाल में, ये हुआ ही नहीं। जो सरकारी नियोग है उसमें दुर्नीति आ गई है, इसमें खुद की दल की तुष्टिकरण आ गई है। ममता बनर्जी भले ही संविधान पे हाथ रखे इस बंगाल का मुख्यमंत्री बने होंगे, लेकिन ममता बनर्जी महोदया कभी भी अपना जो दल है, अपना जो पार्टी है, उसके सुप्रीमो के विचारधारा के ऊपर वो विचारधारा पर आ गई। संजय जी, आपका जवाब 30 सेकंड्स प्लीज। मैं एक तो पहले इनको ये कर दूं कि इन्होंने डॉक्टर विधान चंद्र राय के साथ संतोष मोहन देव का नाम लिया था। संतोष मोहन देव पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं थे, सिद्धार्थ शंकर राय थे। संतोष मोहन के बाद दूसरा इन्होंने बंगाल की सरकारी नौकरियों के बारे में कहा। बंगाल में बेरोजगारी की संख्या से बेतहाशा कमी हुई है। तो किचन का सामान देके उन लोगों को पीटो, मारो, अगर नहीं है तो 2 थप्पड़ मार दो। ये इंस्टिगेशन क्यों दिया जा रहा है आज के दिन में घर की महिलाओं को? और वो दे रही है खुद ममता बनर्जी जो यहाँ की सीएम है। क्यों बाहर से जो लोग आते हैं वो इंसान नहीं है? वो इंसान, अगर हम लोग आप यदि इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपने इस बात को समझा नहीं है। तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर आप उनके भाषण को बढ़िया से सुनिए। आपने उनको सुना नहीं है। अभी रोजगार पर बात हो रही थी। बंगाल में हमारे 10 साल के शासन में 40% श्री रूपा चौधरी, संदीपा चक्रवर्ती, संजय शर्मा, विवेक श्रीवास्तव, आलोक मेहता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब हम विकास पर बात करते हैं और एज अ मॉडरेटर जब मैं विकास पर बात करती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ऑपोजिशन हो या फिर सरकार हो, जब वो इस तरह की डिस्कशन में आए तो वो बात करें जीडीपी, जीएसडीपी ग्रोथ की, पर कैपिटा इनकम की, फिस्कल डेफिसिट की, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सेक्टोरल ग्रोथ की। कृषि का जिक्र किया, लेकिन उसकी ग्रोथ को लेकर जो डेटा था वो आपने किसी के मुंह से नहीं सुना। इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट का जो इनफ्लो है, इन मुद्दों पर आप बात सुनना चाहते हैं, चाहे वो सरकार की बात हो या वो विपक्ष की बात हो। लेकिन इस पूरे डिस्कशन में, पूरे 42 मिनट के डिस्कशन में मुझे इनमें से एक भी आंकड़ा नहीं मिला, और इसलिए मैं बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ।
जनता जनार्दन आप हैं, ताकत आपके पास है, आपको फैसला लेना है। इस डिस्कशन में इतना ही, कुछ और खबरें थोड़ी देर बाद। Good evening and welcome to Z News Bulletin.